स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में बहुत से विषयों को आजकल उठा रहे हैं, नए नए विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे तो हमारा ये कार्यक्रम शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ नई प्रौद्योगिकी पर भी हम चर्चा करते हैं। कोरोना काल ने यहाँ बहुत कुछ बदला है और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि होटल मैनेजमेंट पर इसका क्या असर पड़ा, होटल व्यवसाय पर क्या असर पड़ा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है महेंद्र गुप्ता जी, जो खुद होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। महेंद्र गुप्ता जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, मेरा पहला सवाल ये है कि कोरोना काल में अब तो लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, लगभग 5 महीने मान लीजिए, होटल व्यवसाय क्या सभी व्यवसाय प्रभावित हुए, तो होटल व्यवसाय कितना प्रभावित हुआ और उसके उत्थान के लिए अब दोबारा से गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं, तो क्या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, कोरोना काल में अगर कोई वर्स्ट इफेक्टेड सेगमेंट है तो वो होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा जो बुरा इफेक्ट पड़ा है वो इस इंडस्ट्री पे पड़ा है। आज जो हमारे बिल्कुल टूरिज्म जीरो है, होटल इंडस्ट्री का व्यवसाय लगभग नगण्य है और ये अभी माहौल अभी नियर फ्यूचर में कोई अच्छे सिम्टम्स हमारे को नज़र नहीं आ रहे कि होटल इंडस्ट्री में कोई सिम्टम्स नज़र आए। अच्छा, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे पैकेजेस हर क्षेत्र को दिए हैं। पहली बात तो ये जी कि सरकार ने होटल व्यवसाय को इंडस्ट्री माना ही नहीं जी। हमारा जो सेगमेंट है, हम रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट हाउस कैटेगरी को। वो इंडस्ट्री, वो जो कैटेगरी है वो ऐसी है जो सरकार ने हमारी इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री नहीं माना, तो इसलिए जो पैकेज सरकार के रहे वो हमारी इंडस्ट्री को छूते ही नहीं है। तो हमारे को उस सेंटर सरकार गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उससे हमारे को कोई बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को नहीं पहुंचा है। आप सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा करते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सरकार आपको दे? क्या आपने सरकार से कोई ऐसा आग्रह किया है आपके एसोसिएशन में? देखिए, हम लगातार पिछले 4-5 महीनों से, ख़ास तौर से मैं दिल्ली का विषय अपना लेता हूँ, दिल्ली के गेस्ट हाउसों के बारे में, हमारा एक प्रोसेस है लाइसेंस रिन्यू होने का। उसके अंदर फीस भी है, वो चलिए नगण्य है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो प्रोसेस है वो इतना हेडेक वाला। इन्होंने गवर्नमेंट के 3 एजेंसी हैं जो हमारे को लाइसेंस इशू करती है जी। पहला दिल्ली सरकार के अंडर फायर की एजेंसी है, दूसरा MCD से हमें हेल्थ लाइसेंस मिलता है, तीसरा हमारे को DCP लाइसेंसिंग से होटल चलाने के लिए एक लाइसेंस मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। यानी कि 3 गवर्नमेंट हमारे को 3 लाइसेंस इशू करती है जब हम होटल रन कर सकते हैं, और तीनों ही एजेंसीज़ में आपस में कोई तालमेल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हमारे को बुरा इफेक्ट रहा वो हमारे को फायर डिपार्टमेंट से रहा, जिससे कि हमारे को अभी तक हम ओवरकम नहीं हुए हैं। और क्योंकि फायर डिपार्टमेंट हमारे को पहले इशू करता है, फिर हेल्थ इशू करते हैं, फिर DCP लाइसेंसिंग से होता है, तो हमारे को पहला सेगमेंट में ही हमारे को इतना ज़बरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पिछले 1.5-2 साल से कि उस छोटे से उस काम के लिए हमारे सारी होटल इंडस्ट्री पिछले 1.5-2 साल से बहुत ही ज़्यादा सेटबैक में है। तो सिंगल विंडो सिस्टम चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम तो ऑनलाइन, हम तो कहते हैं जी सारे भारत में ही प्रक्रिया, किसी भी सिस्टम के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया हो जानी चाहिए। सरकार वैसे तो बार बार ये दावा करती है कि यह भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अब कितना आगे से बहुत से हमने बाधाएं दूर कर दी हैं। देखिए, प्रैक्टिकल और कहने में बड़ा फ़र्क है। अभी हम MCD को अगर लें तो उन्होंने कहा था कि इस बार हम आपके जो हेल्थ लाइसेंसिंग है वो ऑनलाइन कर देंगे, परंतु मार्च और अप्रैल आते आते उन्होंने कहा नहीं जी, इस बार फिर वही मैनुअल जो हम पिछले साल करते आए हैं, हमें फिर वही करना पड़ेगा। और शायद साउथ MCD ने 3 MCD हैं जैसे आपको पता ही है, तो साउथ MCD ने ऑनलाइन किया है, परंतु वो प्रक्रिया बनी जी पूरी 100% ऑनलाइन अभी नहीं हुई है। हाँ, DCP लाइसेंसिंग ने ज़रूर अपना एक पोर्टल इशू करा है जो हम ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें करें, परंतु उसके अंदर इतनी खामियाँ हैं कि एक तो इतना लेंथी प्रोसीजर है वो, दूसरा ये है कि उसके अंदर इतनी खामियां हैं कि जरा सा आपकी कमी से, चाहे किसी भी कमी से कमी होता है, वो सीधा बिना पूछे रिजेक्ट करते हैं लाइसेंस। तो हमने कहा बैठिए हमारे साथ होटल जो स्टेक होल्डर हैं, कम से कम उनकी दिल की भावनाओं की तो पूछो, हमारी प्रैक्टिकल जो समस्या है कम से उनका तो लो। एक बिजली हमारे को कितना समस्या रही कि हमारे होटल लगभग बंद थे,
बंद होते हुए भी हमारे को उसमें खर्चा इसलिए करना पड़ा कि चौकीदार हमारे को थोड़ी बहुत सफाई के लिए हमें मेंटेन करना पड़ा, मेंटेनेंस करना पड़ा। अब दिल्ली सरकार ने जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनके अंदर है, उन्होंने हमारे को लाखों रुपए के बिल इशू कर दिए, जिसके अंदर सुनवाई नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम आपको फिक्स चार्जेस में रिलैक्सेशन देने वाले हैं। फिक्स चार्जेस भी क्या, MDI माइनस जो आपकी एक्चुअल लोड है उसका। तो यानी आप अगर वो कहते हैं 50% हमने दिया है, तो जो इफेक्ट पड़ेगा उससे 20% पर पड़ेगा, यानी कि वो नगण्य है। तो मेरा विषय है कि हम सरकारों से अनुरोध करते हैं। हमने कोरोना काल में अपने होटल वालों को हमने ऑफर दी थी सरकार को कि आपके पास रूम की कमी पड़े तो हम मौजूद हैं। हम होटल वालों ने अपनी जहाँ भी हमने कहीं इकट्ठे भी कर किचन बनाई है, किचन बनाकर हम लोगों ने हज़ारों लाखों लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी हम संकट के काल में हमेशा समाज के, हमेशा सरकार के साथ रहे हैं। तो हमारे को ये रहता है कि हमें भी जब ऐसी समस्याएं हैं तो हमें सरकार सुने और हमारी जो समस्या है उसको बिल्कुल ख़त्म कर और हम अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। देखिए, अब कोरोना का जो 5.0 अनलॉक है वो शुरू हो गया है। सिनेमा घर भी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ खुल सकते हैं, जो आज की खबर है। तो होटल इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। तो ऐसे में फ्यूचर में कैसी उम्मीद है कि कब तक ये सारा, देखिए अभी लोगों का जो विश्वास है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। हम अपने घर से अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली नहीं निकल रहे, तो हम दूसरे इंटर स्टेट क्यों जाएंगे। दूसरा, फुल फ्लाइट्स अभी शुरू नहीं हुई, पूरी तरीके से ट्रेनें शुरू नहीं हुई। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस लिए लोग आएंगे जाएंगे, यानी ऑफिसों में काम होगा या कोर्ट में काम होगा, वो अभी अपने आप पूरी तरह फंक्शन नहीं हुए, तो लोग क्यों घर से निकलेंगे और होटल में रहेंगे। दिल्ली की जहाँ तक विशेष बात है, दिल्ली एक टूरिज्म प्लेस नहीं है, एक ट्रांजिट प्लेस है। तो ट्रांजिट प्लेस तो ये है कि आपको काम करने के लिए आना है, वो अभी काम शुरू नहीं हुए। तो दिल्ली की तो मेरे को लगता है जो होटल इंडस्ट्री है वो बहुत महीनों बाद इसमें ओवरकम होगा, नहीं तो ये अभी मेरे को नियर फ्यूचर में कोई अच्छे इसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। महेंद्र जी, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही एक तरह से एक कह सकते हैं कि निराशावादी माहौल है। अब कोरोना काल के बाद एक नई परिस्थितियों का जन्म हुआ है। आप तो केशव सहकारी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अलग अलग पहलुओं से उसको हम देखे जा सकते हैं। एक उसका सेगमेंट बैंकिंग सेक्टर भी है, जो कि इकोनॉमी में एक फंड फ्लो को एक एस्पेक्ट कराता है जी। हमारा जो बैंक है ये दिल्ली बेस्ड बैंक है। हम दिल्ली लोगों को मेंबर बना सकते हैं, दिल्ली के लोगों को लोन दे सकते हैं। अब जहाँ तक दिल्ली की इकोनॉमी की बात है, तो यहाँ तो ना जी, ऐसे पहले ये बिफोर यानी GST, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था। ये इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन सेंटर नहीं है जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था। अब ड्यू टू GST सारा इक्वल हो गया सारे भारत में, तो दिल्ली का जो व्यापार है वो वैसे ही थोड़ा सा पहले से अपेक्षा कम हो गया। अब बैंकिंग सेक्टर जहाँ तक है कि बैंकिंग सेक्टर में ऐसा है कि पिछले दिनों जो ये सब चीज़ें घटित हुई, जो हम लोन लेकर वो वापस आए नहीं, बाहर चले गए और हम उसको रिकवरी नहीं कर पाए, NPA बहुत अधिक हो गया। तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि थोड़ा फंड कम हो गया और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक अपना ये पहलू भी रखा बैंकों में कि भाई अपना आप जो कंजर्वेटिव थोड़ा सा रुख अपनाओ, इतना लिबरल ना हो लोन देने में। जहाँ तक हमारे बैंक का प्रश्न है, हमारा बैंक 16 कोऑपरेटिव बैंक है दिल्ली में, उसमें हम सबसे अच्छा बैंकिंग जो हमारी रेट है वो ए ग्रेड हमारे को RBI देता है, और हमारे NPA सारे कोऑपरेटिव बैंकों में सबसे कम है। तो एक बात। दूसरा ये है कि हम अभी भी हम इस चीज़ को देखें कि हम एक जो बैंकिंग है सेक्टर, इसको एक सपोर्टिंग एस्पेक्ट देखें। हम उसके अंदर ना डिसीव करने की तैयारी ना करें कि आप बैंक से लोन ले लिया वापस लेना, नहीं। हमारे को किसी ने वक्त पर हमारे को लोन दिया है, हमारे को पैसे दिए काम करने के लिए, मकान बनाने के लिए, तो हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उसको जल्द से जल्दी रिपेमेंट करें और जो कि इकोनॉमी को आगे हम फ्लो कर सकें। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश की GDP और NPA जो है बैंकों का, सरकारी बैंकों का तो काफ़ी बड़ा है। आपने तो अच्छा बताया कि केशव सहकारी बैंक का जो NPA है वो सबसे सहकारी बैंकों में से कम है। अब सवाल ये है कि अगर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते उनमें राशि की इन्वेस्टमेंट का निवेश ना किया जाए, वहाँ भी सोशल सेक्टर का निवेश भी घटा दिया जाए, इंडस्ट्री की गतिविधियाँ शुरू ना हो, तो बैंकिंग सेक्टर की जो भूमिका है वो बड़ी
बड़ी वास्ट है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जब तक बैंकिंग सेक्टर उदारतापूर्वक लोन नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखिए, बैंकिंग तो हमेशा ही उदारतापूर्ण रवैया अपनाता है, जब भी लोगों को लोन मिलते हैं। परंतु एक बात और है, जीडीपी, जहाँ तक आपने प्रश्न किया, जीडीपी आप ये देखिए कि अप्रैल से और लगभग जून जुलाई तक लगभग 100% इंडस्ट्रियल हमारी सेक्टर्स होता बंद था, लगभग ट्रेडिंग भी बंद थी। तो जीडीपी तो अपने आप उनके कारण कम हुई है। कोई ये कि इंडिया की कारण 3 महीने के भी फर्स्ट क्वार्टर में हमारी जीडीपी -24 हो गई, ये कोई महत्व का विषय नहीं रहता। जब 100% चीज़ें बंद हैं तो जीडीपी तो डाउन होनी है। अब बात यह है कि हम इकोनॉमी को बड़े माइन्यूट तरीके से, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है दूसरी कंट्रियों से अलग है, तो उसको हम माइन्यूटली देखकर उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम ऑब्जर्व करें और उसके हिसाब से इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता चरणबद्ध तरीके से हम डेवलप करें। तो दर्शकों, महेंद्र गुप्ता जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से होटल व्यवसाय की समस्याओं को सामने रखा है और साथ ही बैंकिंग सेक्टर की भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। तो महेंद्र गुप्ता, इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत